जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हमने डिस्कस किया दोनों पार्टीज एट ए टाइम अलग-अलग, उनके राइट भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी होते हैं। राइट रिसीव करने के लिहाज से पार्टी को क्या बोला करते थे? प्रॉमिसरी। और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से क्या हुआ करती थी? प्रॉमिसर। याद होंगी ये बातें बचपन की, मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बड़े हो गए आप लोग, लेकिन बहरहाल इतने भी बड़े नहीं हुए, उस्ताद के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल बेटा, आप मुझे बता दें, जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? वो जो ब्लैक सूट वाला अभी जो बचा है अनलिमिटेड और साथ जॉइंट एंड सेवरल। ठीक हो गया। आखिर में मेरे बच्चे आप बताओ, आप अभी आए हो ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बताओ। ये उस वक्त था नहीं जब ये हमने बात पहले पूछा था। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बताओ क्या होती है? बकवास ना कर, कल थे नहीं आप? कल किस क्लास में थे आप? तो आज बिलो में नहीं थे, क्यों? आपका नाम क्या है? हैं? हसन? हसन, यही स्पेलिंग है? ये बिलो की क्लास में लेट आया है। ओए होए, कितना गलत लफ्ज लिखा गया, अस्तगफिरुल्लाह। ये खराब ही हो गया कुछ है? इसको पाकिस्तानी जुबान में क्या कहते हैं? अल्लाह माफ करे, मरहूम, ऐसे ही ना। आपको पता है जापान के अंदर वहां पे वो बड़े हर मामला के बड़े पक्के हैं। एक दफा माफी देते हैं किसी बंदे के लेट आने की, उसके बाद अगर वो बंदा दोबारा लेट हो, कोई मीटिंग हो, आपस में कोई मामला हो, एक दफा लेट आए तो इट्स ओके, दूसरी दफा फिर वो लेट हो जाए, उसके नाम के साथ पक्का पक्का लेट लिख दिया जाए। और वो लेट का मतलब वही समझते हैं जो हमारे यहाँ पे समझा जाता है कि हमारे नजदीक वो बंदा है ही। तो मेरे बच्चे अभी शुरुआत हुई है, और शुरुआत के अंदर अब अगर आप छुट्टियां करोगे हसन, तो अल्लाह माफ करें, फिर पेपर के लिहाज से ये वाला मामला है। अल्लाह माफ करे, वैसे अल्लाह ताला आपको उम्र हिजरत अता करे, लेकिन बहर होती कौन, जितना मर्जी करो, जिसकी जितनी है उतनी रहनी। होता ना, क़यामत तक जिंदा रहो, वो कम ही है, अल्लाह माफ करे। वो लहदा बात है, क़यामत का नहीं पता कब आएगी, चाहे कल आ जाए तो फिर सारे जिंदा उस वक्त तक। लेकिन ये सिर्फ दिल रखने के लिए बातें हैं, हजारों साल जियो, सारे दिल रखने की बातें हैं मेरे बच्चे। ऐसा होना होना को नहीं होता है। कितने खुश होते हैं, उसने मुझे दुआ दी हजारों साल जियो, जीना है क्या है? नहीं, खुश होने की जरूरत नहीं। चले खैर वापस आओ, लो बेटा। मेरा ख्याल है कि पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर कुछ बच्चे बाजी, क्योंकि हम जरा इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा मुवाद हो। याद करें, हमने पढ़ना शुरू किया था इस सब्जेक्ट को यहाँ से कि जब हम कारोबार करते हैं तो तीन तरीके से कारोबार हो सकते हैं, एज ए सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर ऐसा कारोबार जिसमें एक बंदा मालिक हो, और उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या था? अगर उस सोल ट्रेडर का वो कारोबार डूब जाए तो मेरे बच्चे उसका अपनी इन्वेस्टमेंट तो डूबेगी डूबेगी, साथ हो सकता है उस बिजनेस की लायबिलिटीज पे करने के लिए उसका अपना घर बार भी बिक जाए, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। जब तक उस बिजनेस की सारी लायबिलिटी पे नहीं करेगा उस वक्त तक इसकी जान नहीं छूटेगी। और क्यों वो बिजनेस की लायबिलिटी क्यों पे कर रहा है? क्योंकि बिजनेस को कानून जानता ही नहीं। कानून किसको जानता है? कानून किसको रिकॉग्नाइज करता है? उस मालिक को। बिजनेस की कानून की निगाह में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेडर के कारोबार की कोई हैसियत नहीं होती, मालिक की ही हैसियत होती है। और दुनिया मालिक को जानती है। पैसे भी कैसे रिकवर करने होते हैं? मालिक से। सेम मामला था पार्टनरशिप के अंदर, कि पार्टनरशिप में कुछ ज्यादा लोग मिलकर अगर कारोबार करते हैं, अगर वो कारोबार डूब जाए, इनका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन मेरे बच्चे उस कारोबार की लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर इनका घर बार भी यानी कि बिक सकता हो तो वो भी बिकेगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। और उसी तरह का मामला अगेन लॉ पार्टनरशिप के कारोबार को रिकॉग्नाइज नहीं करता। किसको रिकॉग्नाइज करता है? उसके मालिक। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया तीसरे तरीकेकार में, अगर आप कारोबार को कंपनी बना के करो, तो जिस दिन आप कंपनी बनाते हो, लॉ की निगाह में वो कारोबार भी क्या बन जाता है? वो इंसान बन जाता है। और कानून उस कंपनी को एज ए इंसान अपने मालिकों से लहदा रिकॉग्नाइज करता है। कानून कहता है ये जो कंपनी आपने बना दी, लहदा इंसान बना दी, इस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं जो आम इंसानों के हैं। इस कंपनी ने जो भी लेन देन करना है, हमने इस कंपनी से ही लेना है, इसके मालिकों से कुछ नहीं लेना देना। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है बोला? लिमिटेड। ऐसे वो लिमिटेड किस तरह होती है, वो शेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, तब हमें पता चल जाएगा। तो बेटा उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या था? कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, अपने मालिकों से अलग एक इंसान बन जाती है, और उस इंसान के भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं?
डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। देखो वो एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकता है, वो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है। अच्छा यानी कि वैसे ही बताओ, डिफाइन क्या, एक्सप्लेन कर दो कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है, ऐसे ही पूछ सकता है। या हो सकता है ऊपर लाइन दे देगा और नीचे आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा, अच्छा बताओ ये ऊपर जो मैंने लाइनें लिखी हैं इसका मतलब क्या है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिन ऑप्शन में से एक डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी होगा, तो आपने फौरन से पहचान जाना ऊपर की बातें इस कॉन्सेप्ट के लिए। याद रखोगे इस बात को। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि देखो कंपनी के मालिक जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी खुद जिस दिन रजिस्टर्ड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, अपने मालिकों से अलग एक इंसान बन जाती है। ये डिस्कस किया था मेरे बच्चे हमने। और इस इंसान को मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ये इंसान बिल्कुल वैसा ही इंसान है जिस तरह के ये इंसान है उसके मालिक, लेकिन ये मालिकों से अलग है। फिर अगर आपको याद हो, हमने कल डिस्कस किया था लॉ के अंदर कि लॉ यहाँ पे ना कुछ इंसानों को कुछ नामों से बुलाता है। लॉ कहता है कि अगर मैंने दोनों इंसानों का इकट्ठा जिक्र करना, यानी कि एक वो इंसान जो आप लोगों ने खुद बनाया आर्टिफिशियल पर्सन, और एक वो इंसान जो कुदरत ने बनाया नेचुरल पर्सन, अगर इन दोनों इंसानों को इकट्ठा कहीं मेंशन करना हो तो खाली लफ्ज क्या बोल दिया जाता है, पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों तरह के इंसान हो, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो नेचुरल पर्सन। फिर हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ जगहों पे कानून सिर्फ जिंदा इंसानों का जिक्र करना चाहता, तो जिंदा इंसानों का जिक्र करना चाहता तो फिर उसके लिए क्या बोलेगा, या तो लफ्ज बोलेगा इंडिविजुअल या लफ्ज बोलेगा नेचुरल पर्सन। अगर नेचुरल पर्सन और इंडिविजुअल का लफ्ज बोले, इसका मतलब हरगज नहीं होता कि ये कंपनी की बात हो रही है, इसका मतलब ये मेरे और आप जैसे इंसानों की बात हो रही है। याद रखोगे इस बात को। लेकिन अगर कानून कहीं पे लफ्ज बोले आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या कॉर्पोरेशन, जो भी अल्फाज, या कंपनी, इस तरह के खाली अल्फाज बोले, तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी की बात हो रही है। याद रखोगे। तो ये किस तरह डिनोट करते हैं इनको, उसको मेरे बच्चे याद रखना है। और मैंने बताया था हमारे पूरे लॉ के अंदर, खाली इसके अंदर ही, लॉ के अंदर ही, आपके पूरे सीए की किताबों के अंदर, खाली सीए की किताबों के अंदर नहीं, किसी भी किताब के अंदर, लेकिन वो शायरी की ना हो, वहां पे तो पता नहीं क्या कुछ होता है वो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ ही करे शायरों से, है? तो मेरे बच्चे उसके अलावा कहीं पे भी लफ्ज पर्सन बोला जाए, इसका मतलब क्या है, ठीक हो गया, अल्लाह माफ करें, यहाँ पे आधी दुनिया हार्ट अटैक से मर रही है, और वहां पे दिल ऐसे टूटते हैं, जैसे पता नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई गिलास है, कोई कप है, और वो टूट भी जाए, इंसान जिंदा रहता है। भाई कैसे जिंदा रह सकता है। एक छोटी सी उसमें मान लो कि एक एक वो क्या शरियान उसमें बंद हो जाए, उससे बंदा मर जाता है। तूने तो दिल ही तोड़ दिया यार, है ये कैसे हो सकता है जिंदा। तो बकवास होती है मेरे बच्चे ये सारी बात। नहीं बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी डिस्कस करनी शुरू की थी। और याद करें, मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ। अगर टेस्ट नहीं हुआ तो अभी भरपूर चांसेस है इसके टेस्ट होने के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी बताओ, कंपनी में क्या खसूसियात होती है, इसमें क्या कुछ होता है। हमने कहा कंपनी जब इंसान बन गई, इसको इंसानों वाले ही इसके साथ मामला होंगे। सर इंसानों वाले मामला कैसे होंगे, देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिस तरह आम इंसान की करेक्टरिस्टिक्स है वही कंपनी के अंदर है। आम इंसान में क्या करेक्टरिस्टिक्स है, हमने डिस्कस किया था, आम इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा पक्की बात उसका राइट भी क्रिएट होगा और ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होगा। तो कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करके राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकती है। इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी उधार भी ले सकती है, लेकिन जब कंपनी उधार लेगी वापस भी कौन करेगा, कंपनी वापस करेगी, मालिक वापस नहीं करेंगे, ना ही वो जिम्मेदार। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी के एसेट्स होंगे उसकी मालिक कौन होगी, कंपनी खुद होगी। देखो इनके पीछे अब आगे आगे जब चलेंगे ना, ये पिछले कॉन्सेप्ट मजीद पक्के हुए। अभी हमने इन 3 पार्टीज को लगा डिस्कस करना है, कंपनी बनाने वाले, कंपनी चलाने वाले और कंपनी खुद। तो जब वो डिस्कस करेंगे ये चीजें मजीद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सर कंपनी एसेट्स की मालिक क्यों है, ये जाके आगे हम डिस्कस करेंगे। जब कंपनी दिवालिया होती है, वो अपने एसेट बेच के ही तो मेरे बच्चे लोगों की लायबिलिटी पे करती है। चलें अभी कम वक्त कुछ नहीं बताना, फिलहाल बाद में देखें। राइट टू रिसीव डेटर्स, फिर हमने डिस्कस किया था अगर कंपनी किसी को उधार पे बेच दे कोई सामान, वो जिस बंदे को कंपनी ने उधार पे सामान बेचा 1 लाख रुपए का, उस बंदे से कंपनी वसूल करेगी या उसके मालिक वसूल करेंगे, कंपनी वसूल करेगी, उसी का राइट है। हो सकता है ये बी लॉ की तरह का यहाँ पे सवाल बना दे, अगर ये सवाल बनना चाहिए था बी लॉ के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी है। कोई इसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन दे दे आपको और कहे कि उस बंदे फलानी कंपनी ने इतने का कोई सामान बेचा किसी फलाने बंदे को, और कंपनी का कोई फलाना शेयर होल्डर जिसके पास 99% शेयर है, चलो 100% शेयर कर लो यार, इसको गोली मारो, इस कंपनी का मालिक है मिस्टर एक्स, और 100% शेयर किसके पास है, मतलब ये कौन सी होगी, कोई सिंगल मेंबर कंपनी होगी, साधारण पास एक ही मालिक है उसका, 100% शेयर किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास। और इस कंपनी ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा इस मिस्टर ए को,
और मिस्टर एक्स उसके पास चला गया, उसको कहा कि ये जो 1 लाख रुपया तूने कंपनी को देना है ये मुझे दे दे, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं और 100% मालिक हूं। और उस बंदे ने क्या किया, इसको 1 लाख रुपया पे कर दिया। बाद में कंपनी उसके पास गई, भैया पैसे, वो कह रहा है कि भैया मैंने तो आपके मालिक को दे दिए और वो जो सोल ओनर है उसको दे दिए हैं, तो इसका मतलब मैंने आपको दे दिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या इस मिस्टर ए की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि उसने किसको पे करना था, क्योंकि कंपनी खुद एक अलहदा इंसान है अपने मालिक से, चाहे वो सिंगल मेंबर हो चाहे कोई भी। क्या रखोगे इस बात को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं और जिस दिन कंपनी बन जाती है उस दिन कंपनी अपने मालिकों से अलहदा खुद एक इंसान बन जाती है। लेकिन ये इंसान तो आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता। उसको मैनेज करने के लिए जिंदा इंसानों की जरूरत होती है, उसको मैनेज करने के लिए जिंदा इंसानों की जरूरत होती है, मतलब नेचुरल पर्सन की। इसका मतलब क्या हुआ, और अब फिर अगली बात, चले पहले यहाँ पे पूरी कर दो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको ये गोल सर वाले लोग चाहिए। ऐसे देखो, ये गोल सर वाले लोग चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप में से मोस्टली लोगों के सर गोल ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप कंपनीज को मैनेज कर सकते हैं ऐसे ही। लेकिन मेरे बच्चे, और ये जो गोल सर वाले लोग डायरेक्टर्स हैं ये कहां से अपॉइंट होंगे, लेकिन लफज पूरा बोलो, हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट होंगे, स्वाय 4 एक्सेप्शंस के। 4 एक्सेप्शंस होंगी जहां पे बाहर से लोग भी लाके हम कहां पे अपॉइंट कर देंगे, डायरेक्टर्स पे, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। अदरवाइज मेरे बच्चे ये हमेशा कहां से अपॉइंट हुआ करेंगे, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर किसको बोलते हैं भला, जिसके पास उस कंपनी के शेयर्स हो। अब अगली बात, थोड़ा सा यहीं पे बात कर देते हैं। ये जो कंपनी है, मान लो ये सीएफई लिमिटेड इस कंपनी का नाम था, इस कंपनी के ये 3 लोग भी मालिक हैं। लेकिन इस कंपनी का एक और मेरे बच्चे, मान लो कि आई कैप लिमिटेड एक और कंपनी है, इस कंपनी की ये कंपनी भी इस कंपनी की शेयर होल्डर। बात समझ आ रही है। ये जो सीएफई लिमिटेड है उस कंपनी के मालिक ये नेचुरल पर्सन भी हैं और उसकी शेयर होल्डर एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है। और अभी हमने डिस्कस किया था वो जो सीएफई लिमिटेड है उसके जो डायरेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल पर्सन। और ये डायरेक्टर्स हमेशा कहां से अपॉइंट होंगे, शेयर होल्डर में। अब मेरे बच्चे मान लो ये आई कैप लिमिटेड भी तो उसकी शेयर होल्डर है ना उस कंपनी की, और ये लोग मिस्टर ए बी और सी ये भी उस कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर हैं। अब जब ये डायरेक्टर अपॉइंट होंगे ये हमेशा कहां से अपॉइंट होंगे, इन शेयर होल्डर में से। ऐसे मेरे बच्चे, अब जरा मुझे बताओ क्या ये जो आई कैप लिमिटेड है उस कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है, शेयर होल्डर नहीं हो, उसका हक नहीं है कि वो डायरेक्टर बने। सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बनेगा, इसके तो बेचारे के आंसर नहीं निकलेंगे, ये क्या है, मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, मेरा भी तो हक है कि मैं भी डायरेक्टर बनूं। फिर वो 4 एक्सेप्शन में से कुछ मामला है, जो 4 एक्सेप्शन हमने बोली है ना, कि 4 एक्सेप्शन में बंदा बाहर से भी आ सकता है। फिर ये क्या करेगी, किसी भी काबिल इंसान को पकड़ेगी और अब जिंदा इंसान को, नेचुरल पर्सन को, और अपने बिहाफ पे उस कंपनी का डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं। ये भी उस एक्सेप्शन में से कि उसका हक है कि ये भी डायरेक्टर बने। लेकिन ये तो कंपनी है, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती किसी कंपनी की। क्या रखोगे इस बात को, कोई कंपनी किसी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। ये पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 3 के अंदर। लेकिन ये इसका हक तो है ना बनना, शेयर होल्डर तो थी। फिर हम इसको कहेंगे तू किसी जिंदा इंसान को ना अपनी तरफ से नॉमिनेट कर, तेरी तरफ से वो बंदा आगे हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर बन के बैठे। क्या रखोगे इस बात को थोड़ा बहुत। खैर, कंपनी को मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर कहां से अपॉइंट होंगे, शेयर होल्डर में से। और अगर कोई कंपनी छोटी हो तो हो सकता है सारे के सारे शेयर होल्डर ही क्या हो, डायरेक्टर हो। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी हो तो फिर वो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपने में से चंद एक लोगों को इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टर इलेक्ट करेंगे। ऐसे ही मेरा बच्चों। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लायबिलिटी टू पे टैक्स। कंपनी क्या करती है, अपने अपनी इनकम के ऊपर खुद टैक्स पे करती है, उसके मालिक पे नहीं करते। हाँ, अलग बात है, मालिकों को जब डिविडेंड जाएगा उसके ऊपर वो टैक्स पे करेंगे। उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन हमने डिस्कस किया था। अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है, मान लो कि सीएफई एक कंपनी है और सीएफई ने आपको एज ए सीएफओ यहाँ पे अपॉइंट कर लिया और आपको कहा था कि 6 महीने का नोटिस देने के बाद ही हम आपको कभी रिमूव करेंगे, तो पहले 6 महीने का नोटिस देंगे। आज आप आए बड़े खुश खुश आए, गाड़ी पार्क की, बाहर अंदर आए ब्रीफ केस लेकर, हमने गार्ड को कह रखा है इसको यहीं से निकाल दो, जबकि हमने नोटिस कितना देना था आपको, 6 महीने। अब मुझे बताओ क्या कंपनी ने कोई वादा खिलाफी की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। अब मेरे बच्चे, आपका आपका दिल करेगा इस कंपनी के ऊपर केस करो। अब मुझे बताओ कंपनी के ऊपर केस करोगे या इसके शेयर होल्डर पे केस करोगे, कंपनी के ऊपर केस करो। अच्छा, कंपनी में भी उसके डायरेक्टर्स पे केस करोगे या कंपनी के ऊपर केस करोगे, कंपनी पर केस करोगे, उसके नाम से केस वहां पे लगेगा। आप मतलब आप वर्सेस सीएफई लिमिटेड, क्योंकि सीएफई क्या है, खुद एक इंसान। याद रखोगे इस बात को। जैसे इस मुल्क की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी क्या है, वो खुद एक पर्सन है।
गवर्नमेंट भी एक पर्सन है मेरे को। जो रियासत के खिलाफ कोई इकदाम करते हैं, उनके जो अदालत में केस लगते हैं ना, वो लगते हैं फलाना, मान लो कि जरदारी वर्सेस स्टेट। तो इस तरह लिखा रहा हूं, क्योंकि स्टेट भी क्या है, खुद एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब स्टेट भी पाकिस्तान। नहीं ना समझ आ रही बातों? अभी हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ये तो अभी हम अभी बच्चों वाली बातें पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। ये तो पुरानी बातें हैं मेरे बच्चे, जो आपने बचपन में पढ़ी थी। फिर बड़ा यहाँ से थोड़ा सा सुनने वाली बातें शुरू होंगी। याद करो, हमने डिस्कस किया था कि कुछ, सर ये क्या है, बार बार याद करो, हमें याद है, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा मेरे बच्चे, आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, लेकिन हमने ये बना बना के इसको डिस्कस करना है। जिसको बुरा लगे उतनी की देर तक वो बाहर चला जाए, फिर बाद में आ जाए करें अंदर। ठीक हो गया? तो याद करो, हमने डिस्कस किया था, जब कुछ लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं तो कंपनी कैसे बनती है बोला? उसको रजिस्टर्ड करवाने से, या इनका, देखो आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर मुझे यही होगा ना कि भूलते जा रहे हो, फिर मैं बार बार बोलूंगा। तो कंपनी कब बनती है बोला? जब उसको हम रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। और किस कानून के तहत? कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। और जिस दिन ये रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उस दिन कंपनी क्या बन जाती है? खुद एक अलहदा से इंसान बन जाती है। अब यहाँ पे ऊपर की लाइनें पढ़ो, कहता है कि जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करके उसको अलहदा से एक सेपरेट पर्सनैलिटी बना देते हैं, एक इंसान बना देते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? क्यों बनाते हैं हम इसको अलहदा से इंसान? देखो यहाँ पे ना दो तरह के सवाल होंगे। या तो पूछेगा पेपर में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, या लफ्ज पूछेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। इस चैप्टर का शायद आखिरी टॉपिक, कोई बच्चा जाएगा इस चैप्टर के तकरीबन आखिरी या सेकंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, इसी चैप्टर के, कथा आपके नहीं, इसी चैप्टर के आखिर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। चाहे उसको बोल दो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, चाहे उसको बोल दो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, इसको भी चाहे बोल दो इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। इसको लफ्ज क्या चाहे बोल दो, इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। उस टॉपिक जो आखिर में दे रखा है उसको भी चाहे क्या बोल दो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अच्छा, वहां पे ना पूरी कंपनी को रजिस्टर करने के इफेक्ट बताए, उससे क्या हुआ है? जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बोला था इंसान बन गए, उसके अपने राइट्स, वो सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज को उसने पढ़ा, वो एक चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है अलहदा इंसान बन जाती है। सर इसको हम अपने मालिकों से अलहदा इंसान क्यों बना रहे हैं? सिर्फ एक चीज पूछी उसने, इसको मालिकों से अलहदा करने का मकसद क्या है सर? बाकी नहीं पूछो, ओवरऑल नहीं बता रहा कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके मामला बताओ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। नहीं नहीं, कहता देखो, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनमें से एक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि कंपनी अलहदा इंसान बन जाती है। जब रजिस्टर्ड होती है क्या बन जाती है? अलहदा। आप सिर्फ हमें वो अलहदा इंसान होने के कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, हम अपने इन मालिकों से कंपनी को अलहदा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये बताओ। उसके तीन कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरे, तीन वजूहात। हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है, उसको अलहदा इंसान कंसिडर क्यों किया है, उसकी कितनी वजूहात हैं? तो तीन वजूहात हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, ताकि इन मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो, लिमिटेड हो। अगर मेरे बच्चे ये कंपनी अलहदा इंसान ना होती मालिकों से, ये एक ही होते, इसका मतलब ये इसका इसका जो स्ट्रक्चर होना था बिल्कुल सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह होना, और वहां पे मालिकों की लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड। लेकिन हम तो चाहते थे कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो। वो तभी पॉसिबल था अगर इनका कारोबार इनसे ज्यादा इंसान बन जाता और कारोबार अपनी लायबिलिटीज के लिए खुद जिम्मेदार होता, ना कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह कारोबार की लायबिलिटीज के लिए कौन जिम्मेदार होते? मालिक। तो सबसे पहली वजह क्या थी इस कंपनी को ज्यादा इंसान कंसीडर करने की, मालिकों से ज्यादा कंसीडर करने की, कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो सके। और मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होती है बोला? थोड़ा सा तो यहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मान लो कि ये मिस्टर ए है, इस अभी वो शेयर्स का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, शेयर बनते कैसे हैं। वैसे तो I2B के अंदर आप पढ़ के आए हुए सारा कुछ। तो मिस्टर ए ने इस कंपनी के 100 रुपए के शेयर्स खरीदे होंगे, तो मुझे बताएं कल ये कंपनी डूब जाती है, क्या मिस्टर इसके सर पे अरबों की लायबिलिटी है? कंपनी के सर पे अरबों की लायबिलिटी है, और मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 100 रुपए। चलो मान लो 3 अरब की लायबिलिटी है, और ये तीन ही शेयर होल्डर है, और मिस्टर ए ने कितना लगाया था इसके अंदर? 100 रुपए, और लायबिलिटी अरबों की है। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कि, और कंपनी के एसेट बेच के सिर्फ 3 रुपए मिले, और बाकी सारा भी पड़ा हुआ पेंडिंग। मुझे ये बताओ मिस्टर ए का कोई नुकसान होगा यहाँ पे? लायबिलिटी है उसकी, यानी कि 100 अरब तक वो पे करेगा।
किसका डूब चुका हुआ? नहीं नहीं, वो 100 रुपए के, मान लो कि तीनों को 100 रुपए था, क्या वो तीनों 100 रुपए करेंगे उसके लिए, कंपनी की लाइबिलिटी पे करेंगे? तो इनकी लाइबिलिटी कहां तक होगी? तीनों ने 100 रुपए लगाया, तो तीनों की लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड थी? 100 रुपए तक। और वो भी वो जब उन्होंने शेयर खरीदे होंगे उस वक्त तक कंपनी को दे चुके हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे, मजीद ये किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, और ये फिर लायबल कौन है? वो 3 अरब के लिए वो कंपनी ही लायबल। लेकिन कंपनी के तो एसेट बेच के सिर्फ 3 रुपए मिले हैं, तो बाकी ओ, तो बाकी लाइबिलिटी किसने पे करनी है? कंपनी ने खुद पे करनी है। और कंपनी के पास अगर पैसे ही ना हो इतने, तो किसका नुकसान होगा? क्रेडिटर्स। ये पढ़ेंगे आगे जाके, ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी में कौन लुटता है? क्रेडिटर। मालिक नहीं इसमें लुटते। हम बनाते ही कंपनी इसलिए हैं ताकि हम बचें। इसकी वैसे शरी हैसियत भी देखनी चाहिए कि कंपनी की शरी हैसियत क्या होती होगी। लेकिन बहर, क्योंकि वो कहते हैं कि वो लहदा इंसान बन गया, हर बंदा उस इंसान से डील कर रहा है, तो आंखें खोल के करे। इसलिए इसके बारे में कभी आप फतवा नहीं देखेंगे कि अल्लाह माफ करे ये पता नहीं कोई गैर कानूनी मामला है या किस तरह का मामला है, ये गैर शरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि सामने कंपनी जब खुद से इंसान थी, आप किससे डील कर रहे थे? उस कंपनी से। तो जब किसी बंदे से डील कर रहे हो तो भैया आपको भी तो पता होना चाहिए था ना, कोई बंदा कितनी की उसकी औकात है, कितना पैसा कल आपको वापस, आप उसको अरबों रुपए उधार दिए जा रहे हो और ये देख नहीं रहे कल वो वापस कर सकता है कि नहीं। तो इसलिए खैर इसके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। तो बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी अपने मालिकों से अलहदा एक इंसान बन जाती है। उस इंसान, अलहदा इंसान होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या डिस्कस किया आपने? कि लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन किन की? सिर्फ शेयर होल्डर की। कंपनी की खुद की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। वो इंसान है और उस इंसान के साथ वैसा ही सलूक करना है जैसे सोल ट्रेडर के साथ करना। समझ लो ये जो कारोबार है, ये जो कंपनी कारोबार कर रही थी, उस कारोबार की अकेली मालिक कौन है? वो कंपनी खुद, सोल ट्रेडर की तरह। उस बिजनेस ने, उस कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए, चाहे उसका अपना घर बार बिक जाए, देखो कंपनी अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए चाहे उसको अपने एसेट बेचने पड़े वो पे करेगी, क्योंकि कंपनी की खुद की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है? उसके शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी अपने मालिकों से अलहदा इंसान है। और ये जो कंपनी जब अलहदा इंसान बनेगी, इस इंसान, अलहदा इंसान बनाने से मालिकों की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन कंपनी की खुद की लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। ये पढ़ेंगे आगे जाके, कॉन्सेप्ट बताएगा 3 लोगों की लाइबिलिटी कैसी, ये वहां पे दोबारा डिस्कस करेंगे, सिर्फ वैसे ही बताना। तो मालिकों की लाइबिलिटी एक तो होगी लिमिटेड। अब दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे इसका क्या वजह है कि हमने कंपनी को क्या कर दिया? एक अलहदा इंसान बना दिया। उसमें मेरे बच्चे एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है और वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होगा? अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये दो बंदे थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दो मालिक हैं इस कंपनी के, दो ही शेयर होल्डर। और ये कंपनी, मेरे बच्चे ये दोनों बाइक पे बैठे जा रहे थे, बाइक की स्पीड थोड़ी सी तेज थी, आगे से ट्रक आ रहा था, दोनों उससे टकराए और अल्लाह माफ करे दोनों की डेथ हो गई। तो दो ही मालिक थे, दोनों मर गए। अब मुझे बताओ कंपनी का क्या करना है? कंपनी भी मर गई। क्यों? हाँ, बिल्कुल हमने डिस्कस किया कि वो कंपनी तो अलहदा इंसान थी। क्या है? ये थोड़ी है कि कंपनी भी उनके साथ तीसरी बैठी हुई थी, है कि वो तीनों अल्लाह माफ करे, ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं किया। और कंपनी तो ऐसे मर भी नहीं सकती है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो नजर ही नहीं आती, वो तो बिल्कुल भुट्टो की तरह है और भुट्टो की तरह जिंदा रहेगी क्या तक। भुट्टो नजर आता है, कंपनी भी नजर नहीं आती। भुट्टो जिंदा है, कंपनी भी जिंदा है। तो इसलिए मेरे बच्चे इसे दोनों माशाल्लाह सेम सेम ही चलते हैं। लेकिन खैर, तो मेरे बच्चे ये एक वजह और क्या थी कंपनी को लहदा इंसान बनाने की? ये मालिक जैसे मर्जी मरे जिए, कंपनी की सेहत पर कोई असर ना पड़े। लेकिन आप कोई बंदा सोचेगा सर अगर ये दोनों मर गए तो मालिक तो कोई भी नहीं रहा, तो तू बन जा जाके मालिक, है? कोई भी नहीं ना रहा मालिक, तो फिर किसको मालिक होना चाहिए? जाओ बन जाओ, मौजें नहीं लगी आपकी, उसका मालिक ही नहीं कोई। और अल्लाह के बंदो, ये जो दोनों मरे हैं क्या इनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे? जब ये मर जाएंगे इनकी जायदाद किसके पास जाएगी? इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अभी हमने शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के अपने पास रखते हो, वो भी क्या होती है? आपके पास प्रॉपर्टी होती है। तो ये शेयर जो इन दोनों के पास क्या थे उस कंपनी के शेयर से, वो सारे शेयर्स किनको ट्रांसफर हो जाएंगे? इनके लिए। सर अल्लाह माफ करे अगर वो भी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर अगर इनका था ही नहीं कोई वाली बात, फिर गवर्नमेंट उसकी मालिक हो। आप नहीं बनेंगे मेरे बच्चे, ये तय कर, याद रखोगे इस बात को। हाँ अलहदा से इंशाल्लाह जब कल बड़े होंगे तो अपनी कंपनी बनाएंगे, उसमें बनेंगे आप मालिक बस। लेकिन कोशिश करना बाइक तेज नहीं चलानी, आप बाइक स्लो चलानी है। लेकिन सर हम उस वक्त बाइक पे थोड़ी होंगे, हम तो हेलीकॉप्टर पे होंगे, क्योंकि आपने मौसम नकवी बन जाना उस वक्त। ले बेटा, तो मेरे बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं?
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, एक हमने डिस्कस कर लिया कि मालिकों की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड। एक तो ये बताया कि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड, और दूसरा हमने क्या डिस्कस कर लिया, परपेचुअल सक्सेशन, उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर ये मालिक नहीं रहेंगे, इनकी जगह पे क्या होगा, कोई और मालिक बन जाएगा। अच्छा अभी ये परपेचुअल सक्सेशन में कुछ और चीजें भी देखिएगा, इसके साथ कुछ और भी मालिक से चाहे, अगर ये सारे मालिक मर जाएं तो इनके शेयर किनके पास चले जाएंगे, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। मान लो कि इन लोगों ने अपने शेयर सब भी बेच दिए, तो फिर कंपनी का क्या बनेगा, कंपनी खत्म हो जाएगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कंपनी लहदा इंसान है, और इन्होंने शेयर बेच भी दिए, तो जिसको बेचे मेरे बच्चे वो लोग, वो भी तो लोग ही होंगे ना, तो वो मालिक बन जाएंगे। तो चाहे ये मर जाएं, चाहे ये अपने शेयर्स बेच दें, इनकी जगह पे और लोग आ जाएंगे, इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि ये नहीं होंगे तो इनकी जगह पे कोई और होगा, कंपनी चलती रहेगी अपनी जगह, जब तक कंपनी को खुद खत्म नहीं करो, याद रखोगे। अच्छा मान लो कि इन सब लोगों ने अपने शेयर किसी और को गिफ्ट कर दिए, तो फिर क्या होगा, जिसको गिफ्ट किए वो मालिक बन गया, और कंपनी तो फिर भी अपनी जगह पे चलती रहेगी, चाहे ये मर जाएं, चाहे अपने शेयर सेल कर दें, चाहे ये किसी को गिफ्ट कर दें, या मान लो कि सारे के सारे ये शेयर होल्डर, कंपनी की बात नहीं कर रहा, ये सारे के सारे शेयर होल्डर दिवालिया हो गए, अब तो दिवालिया हो गए इनकी, तो फिर इसका जब दिवालिया होंगे ये सारे शेयर होल्डर, मान लो हम सब लोग सीएफबी के शेयर होल्डर हैं यहाँ, और हम सब दिवालिया हो गए, अब बताओ सीएफबी खत्म होगा, तो लेकिन हम लोग तो सारे दिवालिया, अब सीएफबी का क्या बनेगा, उसके शेयर होल्डर कौन होंगे, हैं, हम होंगे। अब तो दिवालिया हो, दिवालिया बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, पता है आपको, तो फिर क्या होगा, हैं, किसके पास जाएगी, बेटा देखो, दिवालिया हम लोग दिवालिया हुए ना, हमने लोगों का पैसा देना था, और जब हम दिवालिया होते हैं सिचुएशन क्या होती है बोला, याद है कल हमने डिस्कस किया था, हमारी सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, कोर्ट के नुमाइंदे के पास, उसमें क्या जा रहे होंगे, शेयर्स भी जा रहे होंगे, और वो सारी प्रॉपर्टी उठा के किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे क्रेडिटर्स में, तो हमारी जगह पे उस कंपनी के मालिक कौन बन जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स, तो कंपनी तो फिर भी चलती रहेगी। ये मालिक चाहे अपने शेयर्स बेच दें, तो जिसको बेचे बायर, ये किसी को गिफ्ट कर दें तो डोनी, जिसको गिफ्ट, याद है डोनर और डोनी, गिफ्ट के मामले में यही दो हुआ करते थे ना, तो फिर मालिक कौन बन जाएगा, डोनी, उसका धोनी नहीं है ये, डोनी। उसके बाद अगर ये इंस्टॉलमेंट हो जाए तो मालिक कौन बन जाएंगे, क्रेडिटर्स, और अगर मर जाए तो मालिक कौन बन जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, याद रखोगे। लेकिन कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे, इसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा एक और मकसद कंपनी को लैदा करने में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कंपनी की मलकियत और कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये दोनों लैदा लैदा हो जाए। यानी कि कंपनी जब, ये कंपनी जब बन गई, ये बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, अब ये मालिक हैं और ये कंपनी, और कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास चला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कंपनी बनाते हैं, इसका एक और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मालिक और मैनेजमेंट, ये डायरेक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो मालिक और मैनेजमेंट कंट्रोल ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। याद करो कल हमने डिस्कस किया था, अगर हम सब लोग सीएफपी के शेयर होल्डर हैं, मान लो कि हम ज्यादा लोग हैं, हम सारे के सारे डायरेक्टर तो नहीं बनेंगे, हम क्या करेंगे, इलेक्शन करवा के चंद एक को अपने में से उस कंपनी के क्या बना देंगे, डायरेक्टर्स। और याद करें कल हमने डिस्कस किया था, जिन लोगों को हम, जिन शेयर होल्डर्स को हम डायरेक्टर बनाएंगे, एक्चुअली हमने क्या कर दिया, उनके सर पे एक अजाफी जिम्मेदारी डाल दी एज ए डायरेक्टर भी, वो शेयर होल्डर हैं, वो पहले शेयर होल्डर हैं, उसके बाद मजीद क्या है उस कंपनी के डायरेक्टर भी। लेकिन ये दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग है, एज ए शेयर होल्डर वो अलग है, एज ए डायरेक्टर वो अलग है। देखो मेरे बच्चे, कल जब हम बड़े होंगे ना, हम पढ़ेंगे शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं, जिनको हम कहा करेंगे जनरल मीटिंग, फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है, जिसको हम कहेंगे बोर्ड मीटिंग्स। दो तरह की मीटिंग्स हुआ करेंगे, मालिकों की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, जनरल मीटिंग, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, बोर्ड मीटिंग। अज्यूम कर लो हम सारे लोग सीएफपी के शेयर होल्डर हैं, और हम सब लोग सीएफपी के डायरेक्टर भी। जब हम सारे शेयर होल्डर ही डायरेक्टर हैं, मुझे बताओ हमें अलग अलग जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग करवाने की जरूरत है? क्योंकि कानून कहता है कि मालिकों के तौर पे आप अलहदा हो, डायरेक्टर के तौर पे आप अलहदा हो। जब हम आपको दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं, मालिकों को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर इनकी मीटिंग्स भी अलग ही होंगी, चाहे आप शेयर होल्डर और डायरेक्टर सारे सेम। जब हमने जनरल मीटिंग करनी होगी तो उसका नाम जनरल मीटिंग ही होगा, उसमें शेयर होल्डर के तौर पर बैठे। जब डायरेक्टर मीटिंग करनी होगी उसका नाम बोर्ड या डायरेक्टर मीटिंग होगा, उसमें डायरेक्टर के तौर पर बैठे।
और वहां पे डायरेक्टर वाले फैसले करें और जनरल मीटिंग में बैठ के जनरल मीटिंग वाले फैसले करें। नहीं ना बात समझ आई? क्योंकि ये सारी चीजें आगे डिटेल में आनी। अभी ये शुरुआत है, शुरुआत के अंदर कुछ चीजें अल्फाज वो बोल रहा है, लेकिन इन सब को हमने क्या करना है आगे मजीद डिटेल में डिस्कस करना है मेरे बच्चे। इसलिए अगर कोई चीज थोड़ी सी मुश्किल लगे परेशान नहीं होना। वैसे अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो फिर अल्लाह ही माफ करे, फिर I2B की तो आपने तबाही उतारी, क्योंकि फेल वो हुआ को नहीं आपका, क्योंकि वहां पे फेल होता ही नहीं कोई। मैं वैसे बच्चों को जो I2B जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं बच्चों को कहता हूँ मेरे बच्चे आपने वैसे से आपने पास हो जाना, एक फेल होगा। अब वो बेचारे पूछते रहते हैं ये ए कौन हो। और मुझे भी कभी वो बंदा नजर नहीं आया जो एक जिसने फेल हुआ, क्योंकि बताता ही नहीं आके उसने कहना, क्योंकि अगर उसने बता दिया मैं फेल हो गया तो इसके बाद सारी क्लास देखेगी ये था वो इसलिए जो फेल हो, ये नहीं फेल नहीं होता होगा, होता होगा। आप कहते हो कि क्या सर कमाल पढ़ाते हो अल्लाह माफ करे, वो तो फिर फेल ही नहीं कोई होता है? होता होगा, लेकिन वो फिर बेचारा गैरत में बताता ही नहीं है। उसने कहना कि फिर तो लोकेट हो जाऊंगा कि सारा सारा सेशन सब जिसके बारे में कहते रहे ना जो एक फेल होना वो मैं ही हूँ। हालांकि वो ज्यादा होंगे एक से, लेकिन वो जिक्र ही नहीं करते। चले अल्लाह माफ करें। चले ले बेटा, तो कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है अलहदा से इंसान बन जाती है। उसके अलहदा इंसान बनाने के 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, 3 वजूहात हैं किस वजह से हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान बनाया। एक तो हम चाहते हैं कि कंपनी के मालिक एज ए मालिक अलहदा रहें और कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल अलहदा रहे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह के मामला अलहदा। उसके बाद हम चाहते हैं कि कंपनी के मालिक जैसे मर्जी चेंज हो रहे हो, कंपनी अपनी जगह पे चलती रहे, कंपनी की सेहत पे कोई असर ना हो, इसलिए हमने मालिकों से अलहदा किया। और इसलिए भी हमने मालिकों से अलहदा किया कंपनी को, ताकि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड रहे और कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड, इसलिए भी हमने अलहदा किया। 3 वजूहात हैं कंपनी को मालिकों से अलहदा इंसान करने के। एक तो हम ऑनरशिप और मैनेजमेंट को अलहदा करने चाह रहे थे, एक मेरे बच्चे हम परपेचुअल सक्सेशन चाह रहे थे, और एक हम लायबिलिटी लिमिटेड चाह रहे थे शेयर होल्डर्स। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, खुद की उसकी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अगरचे कंपनी के नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा हो, लेकिन वो लिमिटेड किसकी तरफ इशारा करता है? मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी की खुद की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, वो खुद इंसान है बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह। ये जब आगे आएगा फिर देखेंगे। नहीं ना समझ आई? पूछ सकता है पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर भी, वैसे भी 2-3 नंबर का पूछ सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बताओ। बस ये ध्यान रखना है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है या सेपरेट पर्सनैलिटी। अगर आप इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए तो सारा सवाल का आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा, 1 नंबर लाजमी मिल जाएगा। क्योंकि ये बातें वहां पर भी है, लेकिन वहां की बातें यहां पे सिर्फ 1 पॉइंट है और ये बातें वहां पे 1 पॉइंट, तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 1 नंबर लेके मान लो कि 4 नंबर में से आप पास हो सकते हो तो वेरी गुड। इस तरह ओवरऑल आपके 25% नंबर बनते हैं अगर एक एक के लिहाज से चलेंगे। 4 में से 1, 4 में से 1, 4 में से 1, 4 का 1, 4 का 1। लो बेटा रीड कर लें इसको, रीड तो किया क्या कर लिया। द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कंपनीज हैज सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो कंपनी को मालिकों से हमने सेपरेट पर्सनैलिटी बनाया उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कौन कौन से? एक तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ बिजनेस, मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। बार बार बकवास कर रहा है वो, कंपनी की खुद की बात कर रहा है वो कि लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ऑनर्स एंड कंपनी। सिर्फ किसकी बात बोली है उसने? मालिकों। और इवन देन डायरेक्टर्स की बात भी नहीं की, उनका भी मामला कुछ और है। सिर्फ आपने देखो कानून बड़ा वाजे होता है, हर लफ्ज का छोटे छोटे लफ्ज का भी मतलब है यहाँ पे। इसलिए कहीं होता है ना ऑन आर, कहीं पे एंड और आ जाए उसके शदीद किस्म के मीनिंग होते। इसलिए मेरे बच्चे हर चीज को बड़े गौर से देखना कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, ना कंपनी ना डायरेक्टर्स के भी जिक्र हुआ, उनके साथ क्या करना है वो लहदा देखेंगे। और सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अच्छा ये यहां पे लहदा करेंगे सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। और कंट्रोल किसके पास चला जाता है? डायरेक्टर के पास। ऐसे ही ना मैनेजमेंट और कंट्रोल किनके पास होता है? यानी कि मेंबर्स और डायरेक्टर उन्होंने क्या कर दिए? अलग अलग कर, लेकिन एज ए स्टेटस अलग अलग किए। सेम बंदा मेंबर भी है डायरेक्टर भी है, लेकिन उसका मेंबर का स्टेटस लहदा है, डायरेक्टर का स्टेटस लहदा है। अगर उसने डायरेक्टर वाली गलती की होगी तो एज ए डायरेक्टर ही चपेड़े पड़ेंगे। अगर मेंबर वाली गलती की होगी, ये नहीं कि तू डायरेक्टर भी है मेंबर भी है दोनों मिला के चपेड़े, तो मेंबर वाली ही चपेड़े पड़ेंगे। दोनों का स्टेटस क्या है? लेकिन अगर दोनों वाली गलती होगी तो फिर मेंबर की मीटिंग में मेंबर वाली चपेड़े और डायरेक्टर की मीटिंग में डायरेक्टर वाली चपेड़े। गलत हो गया ना कुछ? नहीं समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन,
यानी कि अगर ये ना भी रहे तो इनकी ऑनरशिप क्या होगी, किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी। पक्की बात है, मालिकों की ऑनरशिप ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी। और वो कैसे, कितनी तरीके से ट्रांसफर हो सकती है? 4 तरीके से। या तो सेल होगा, या गिफ्ट होगा, या मर जाएंगे, या इंस्टॉलमेंट। ऐसे 4 तरीके ही हैं मोस्टली। कोई 5वां आपको नजर आए तो ले आइएगा, फिर उसको भी देख लेंगे कि भाई 5वां भी मेरे बच्चों ने ढूंढ लिया कुछ ना कुछ। सर गुम हो जाए, हाँ ये तो हमने बताया ही नहीं। तो मैं आपको रेफर करूंगा, याद करो बचपन में आपने लॉ पढ़ा और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बंदे से कोई चीज गुम हो जाए और वो किसी को मिल जाए तो उस चीज का मालिक वही होता है जिसके पास वो चीज गुम होने से पहले थी। गलत बोला मैंने? अच्छा, ऐसे ही है ना। चीज गुम होने से पहले का जो मालिक था वही मालिक तस्वर होगा, ना कि जिसको चीज मिल गई, क्योंकि गुमी हुई चीज का मालिक नहीं हो। वो लगा बात है, आपके पास आधी चीजें ऐसी ही है लेकिन उसके बावजूद आप उसके मालिक नहीं हो। होते ना, किसी के पास पेंसिल होगी है, किसी के पास कुछ होगा है? नहीं नहीं, आप अच्छे बच्चे, आप लोग अपनी चीजें खरीदते हो, लेकिन आप कैसे खरीदते होंगे? आप तो कमाते ही नहीं, तो फिर कैसे खरीदते हो? सर हमारे बड़े कमाते हैं। तो कल जब आप कमाओगे फिर आपकी इनकम कहाँ तक जानी चाहिए? बड़ों तक भी तो जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त तक एक ही रह जाएगा, एक ही बंदा होगा, एक ही बंदा या बंदी है, सारे उधर ही जा रहे होंगे पैसे। ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो फिर बड़ों का ख्याल तो ना रखा, बड़े आज तक आपका ख्याल रख रहे हैं, तो कल जब आप कमाएंगे उस वक्त कहेंगे नहीं, अब मामला बड़ों की जरूरत ही को नहीं। उस वक्त बड़ों को आपकी जरूरत होगी। अभी किसको जरूरत है? आपको बड़ों की जरूरत है, ऐसे ही। तो मेरे बच्चे याद रखा करो, बड़ों को कभी नहीं भूलना। अल्लाह माफ करे, जिस दिन हम अपने बड़ों को भूल गए उस दिन कामयाबी वहीं पे रुक जाए। आपको लग रहा होगा कि हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे वो आपके जहनी तौर पे, सिर्फ आपको तसल्ली होगी जहनी तौर पे, लेकिन मेरे बच्चे उस वक्त उस दिन वो कामयाबी रुक गई थी जिस दिन बड़ों का मामला आपने खत्म कर दिया। तो सच्ची बता रहा हूँ, वो कामयाबी कामयाबी होती नहीं। वो पता नहीं, अक्सर अल्लाह माफ करे, वो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज आते हैं ईद के दिनों में, वो कहता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फलाना है, लेकिन खुद उसको ओल्ड होम में छोड़ा हो। तो मेरे बच्चे, आपको लग रहा है वो बच्चे कामयाब हो? वो चाहे कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, आपको लग रहा है वो कामयाब बच्चे हैं? नहीं मेरे बच्चे, कामयाबी तो उनकी उसी दिन रुक गई थी जिस दिन उन्होंने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक किया। आगे तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ और ही मामला है। नहीं बेटा, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, इस हेडिंग के नीचे कुछ अल्फाज हैं। कैसे लिखा हुआ? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है बोला। ये लोग अपने शेयर सेल कर दें, गिफ्ट कर दें, या बैंकरप्ट इंस्टॉलमेंट हो जाए, या मर जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? किसी और को ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी। ऐसे था मेरे बच्चे। नेक्स्ट ये जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा मेरे बच्चे, हम 5-10 मिनट लगाते हैं, बचपन की बातें लेकिन फिर भी। लो बेटा, ये बेसिक सी बातें आपने याद रखनी है, हमेशा ये ऐसे ही चलेगा। कंपनी, अज्यूम कर लो मिस्टर ए और मिस्टर बी सोच रहे हैं कि हम एक कंपनी खोलते हैं। मेरे बच्चे, कंपनी हमेशा कारोबार के लिए होती है। कंपनी का मकसद ही क्या होता है? कारोबार। कंपनी कभी भी लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं होती, स्वाय एक एक्सेप्शन के, वो इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। किसी फलाह बहबूद के लिए भी होती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। उसके अलावा कंपनी हमेशा किस मकसद के लिए होती है? कारोबार करने के लिए। और मेरे बच्चे, कारोबार करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होते हैं? पैसे। तो मेरे बच्चे, बगैर पैसों के कारोबार तो नहीं होता। अगर आप कारोबार करना चाहते हो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो लहदा बात है, सर नहीं नहीं, बगैर पैसों के भी कारोबार हो जाता है सर। हम, होता है ना, पार्टनरशिप होती है सर, एक बंदा स्किल लेके आ जाता है, एक बंदा पैसे। तो मेरे बच्चे ऐसा करो, वो जो पैसे लेकर आ रहा है वो पैसे लेकर ही ना है, आप स्किल लेकर फिरते रहो, तो क्या फायदा उसका? कारोबार शुरू करना है उसके लिए पैसे तो लाजमी लगे, चाहे वो एक पार्टनर के लगे, चाहे वो सब पार्टनर्स के लगे, बगैर पैसे के कारोबार नहीं होगा। अब मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो मिस्टर ए और मिस्टर बी एक कारोबार करना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं इस कारोबार को हम कंपनी बना के करें। तो मेरे बच्चे, लॉ कहता है कि जो लोग कारोबार करने जा रहे हो कंपनी बना, तो कंपनी बनाते वक्त ही वो सोचेंगे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा इस कारोबार को मैनेज करने के लिए। यानी कि वो जो कंपनी हमने बना के लहदा करके छोड़ देनी है, उस कंपनी को पैसे भी तो चाहिए होंगे। उस कंपनी को पूरी जिंदगी में, जब तक वो कंपनी रहेगी, चाहे वो 10 सदियां रहे, तो उसको कितना पैसा दरकार होगा, ये हमेशा कौन सोचते हैं? कंपनी बनाने वाले। और कंपनी बनाने वालों के लिए लफ्ज हम बोला करेंगे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी बनाने वाले के लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। देखो कल का मामला रिजॉल्व हो गया ना।
पता क्या था यहाँ पे दिक्कत क्या थी? वो जो इनका ऑफिस था ना, वो ऑफिस वो क्या होता था, वो वर्जन पेड वर्जन नहीं था 7 क्लास में, क्योंकि अभी भी लैपटॉप लिया था। तो अब वो ऑफिस वो एक पेड वर्जन इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। नहीं तो वो कई जगहों से तंग कर रहे थे, इनके इवन कैमरा बंद कर देते थे कभी। उन्होंने जिन छोड़ा हुआ था इसके अंदर। कभी मेरी आवाज बंद हो जाती थी खुद ब खुद ही, हालांकि ये स्लाइडें चला रहा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं है तो हमारा यूज कर रहे हो ना ऑफिस आप, और बगैर पे किए यूज कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो। वो कभी माइक बंद कर देते थे, कभी स्पीकर बंद, ये कैमरा बंद कर देते थे। तो आज कोई दिक्कत नहीं। आई होप के बच्चों को आवाज भी सही सुन ली होगी। तो कितना फर्क होता है पेड वर्जन और अनपेड, यानी कि इलीगल। लेकिन मजे की बात क्या है, स्टिल ये अनपेड, क्योंकि इन्होंने क्या किया, क्रैक किया। क्रैक का मतलब क्या है, बगैर उनको पैसे दिए इसको यूज कर लिया। और 99% यहाँ पे ऐसे ही यूज होती है चीज। और फिर हम जब अपना लेक्चर बना के, हमारा लेक्चर कोई लीक हो जाए, बच्चे उसको खरीद रहे हो, उसको सुन रहे हो, हम कहते हैं ये हराम। और अपनी किताबें हमने क्या की, सारी कॉपी पेस्ट की इधर उधर से। जब वही चीज हमारी कोई और कॉपी कर ले, ये हराम है। तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे फतवे आते हैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर। और मेरे बच्चे अपना काम चुप के रखो, तुम अपने पेपर पास करो, कोई दिक्कत नहीं, यकीन कर लो। हाँ, कहीं से लेक्चर लेके आगे ना बेचो, जो वैसे मिल रहे हो करो यूज उसको, कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन ये गलत करते हो, एक बच्चे ने खरीद लिया 2-3 उसमें लेक्चर अटेंड कर, कॉलेज ने आपको बेची थी वो चीज, वो इसलिए नहीं बेची, लेकिन उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं है। हराम वाला मामला बहुत बड़ा है। और ये जो लेक्चर यूट्यूब पे इधर उधर मिल रहे हैं, जिसको नुकसान होगा उसको नुकसान होगा, जिसने अपलोड किए हैं। अगर होगा आपको कोई लेना देना नहीं इस बात से। आप देखो उसको, सुनो भाई, हम बच्चों को इतनी पॉइंट लगा के दे रहे हैं, वो सारा हमें क्या पता वो ओरिजिनल मालिक ने अपलोड किया या किसी ने वैसे अपलोड किया, फिर तो वहां पे उसको भी नुकसान हो रहा होगा। ये तो रूल ही जाएंगे इस चक्कर में। तो इस हलाल हराम के चक्कर से जो अच्छी चीज जहां से मिले उसको ले लो। और इलम तो जहां से भी मिल रहा है, नमाज करे हमारे लिए तो यही है कि काफर से भी इलम मिले उसको ले लो। है? शुरू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काफरों को इस बेस पे आजाद किया था ना, कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो। है? तो मेरे बच्चे वहां पे, इलम तो ऐसी चीज है जहां से भी मिले उसको ले लो, चाहे वो यूट्यूब से मिले चाहे जहां से मर्जी मिले। तो ये इस चक्कर में कभी परेशानी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं बेचारे, वो अलहदा से उनको अलहदा ही वो अपने आप को समझ के बैठे होते हैं हम बहुत बड़े गुनहगार, हमने फ्री के लेक्चर से पढ़ा, वो फलाना पढ़ा। भाई पढ़ लिया ना तूने, बहुत बेहतरीन किया मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल सही काम किया है जो भी किया है। हाँ, आगे ना बेचो लेक्चर, ये अपना कारोबार शुरू कर दो, वो लहदा मामला, वो गलत कर रहे हो। खैर, क्योंकि आजकल ये भी बड़ी आम सी, ये भी सवाल बड़े बच्चे आगे कर रहे थे, सर ये हराम है या हलाल है? भैया वैसे तो, क्योंकि हम सारे लोग ही ऐसे हैं और सबको जानते हैं सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, तो फिर तो सारों के सारे मामला बेसिक सी सबकी हरामी है। उस तरह के कामों के, ये कामों के लिहाज से बात करें। ले बेटा वापस हो। तो क्या करने वाला, जब कोई हम कारोबार शुरू करने जा रहे हो, तो मालिकों ने क्या सोचना है, इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, ये कौन सोचेंगे, कंपनी बनाने वाले, बनाते वक्त ही। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो अलग मामला है, लेकिन बनाते वक्त आपने ये लाजमी सोचना कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिएगा। वो लोग जो शुरू में कंपनी बनाने का सोच रहे होते हैं उनको कहते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं उनको, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। वो जो बनाने में शामिल होते हैं, जैसे मान लो अभी हम सब लोग, अभी बनी नहीं थी अभी, हम सब लोग इस कंपनी को बना रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं यहाँ पे बैठे, हमने सोचा कि अच्छा बताओ ये जो सीएफई कारोबार करने जा रहे हैं हम, इसको पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। आप लोगों ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, इसको पूरी जिंदगी में शायद 1 लाख रुपया चाहिए होगा। आसान रख लेते हैं ना, फिर कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं हम लोग, और फिर मुझसे कहते हैं, फिर कैलकुलेटर ढूंढना शुरू कर देते हैं, गोली मारो कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़े। तो 1 लाख रुपए कंपनी को पूरी जिंदगी में चाहिए। इस 1 लाख रुपए का नाम होगा यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल। क्या नाम होगा, ऑथोराइज कैपिटल। फिर ये वो कैपिटल बन जाएगा जो इस कंपनी को पूरी जिंदगी में इजाजत होगी इकट्ठा करने। याद रखना कि जो मालिक शुरू में इस कंपनी का पैसा डिसाइड कर लेंगे कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में इतना पैसा चाहिए, तो फिर वो उतना पैसा ही वो कंपनी शेयर इशू करके इकट्ठा कर सकेगी। ये याद रखना आपने। अब फिर इस ऑथोराइज कैपिटल का हम करते क्या है, इस ऑथोराइज कैपिटल के हम छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेते। अब जस्ट एग्जांपल, मान लो 1 लाख रुपया है। अगर तो इस कंपनी को बनाने ही एक बंदा जा रहा हो, तो वो कह रहा कोई मसला नहीं, 1 लाख रुपया चाहिए, वो 1 लाख रुपया मैं ही लगा दूं। इसका मतलब क्या हुआ, वो बंदा उस पूरी कंपनी का मालिक कौन होगा, वो अकेला बंदा। 100% उस कंपनी का मालिक कौन होगा, वो अकेला बंदा, जिसने क्या कर दिया, इस 1 लाख रुपया कंपनी को दे दिया। लेकिन वो बंदा सोच रहा है मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, और दूसरा कोई कह रहा है मेरे पास 100 रुपया है, कोई कह रहा है मेरे पास 1000 रुपया है। नहीं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं। अज्यूम करो मेरे बच्चे ये कारोबार है, इस कारोबार को पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया चाहिए, और वो एक का 1 लाख रुपया मान लो कि सिर्फ मिस्टर ए ने लगा दिया, मिस्टर बी अभी है ही नहीं, सिर्फ मिस्टर ए ने लगा दिया। इस कारोबार का 100% मालिक कौन है, कौन मालिक है,
सॉरी, अच्छा इसने, इसके पास में 50,000 रुपया, इसने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं इस कारोबार के ना 2 हिस्से कर देता हूं, एक हिस्सा 50,000 का और दूसरा हिस्सा भी 50,000। इसने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आजा मेरे साथ, 50,000 तू दे, 50,000 मैं देता हूं, 1 लाख रुपए लगाते हैं। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ यहाँ पे इस बिजनेस के मालिक कितने हैं? 2, और उनका कितना कितने परसेंट शेयर है? 50-50%। अच्छा मान लो कि इनके पास ना दोनों के पास 25,000 है सिर्फ। इन्होंने कहा कि लेकिन बिजनेस के लिए तो हमें कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। इन्होंने क्या किया, इस बिजनेस के 4 हिस्से कर दिए, कर दो, और एक हिस्से की वैल्यू क्या है? 25,000 रुपया, एक 25, 25 और 25। इन्होंने क्या कर लिया, 2 लोगों को और साथ मिला लिया, इन्होंने कहा कि आ जाओ। तो ये मेरे बच्चे 4 लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, चारों कितने कितने परसेंट के मालिक होंगे उस कंपनी के? 25-25%। ऐसे मेरे बच्चे 25% का ये मालिक जो भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे पास तो 10-10 हजार है। इन्होंने कहा कि कोई नहीं, फिर क्या हुआ, हम ऐसा कर लेते हैं, अज्यूम कर लो इस कंपनी के हम 10 हिस्से कर देते हैं, हम 10 जितने भी होंगे ये 10 अज्यूम कर लो, और एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी बोला? 10,000 एक हिस्से की वैल्यू। ऐसे मेरे बच्चे, तो इन्होंने क्या कर लिया, 7-8 और लोगों को साथ शामिल कर लिया, उनको कहा कि चलो भाई 10-10 हजार तुम लेकर आओ, तो हम क्या करते हैं, ये कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके पास हो ही 10-10 रुपए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हकीकत में उसी कारोबार की तरफ देखो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कारोबार के अगर 10-10 रुपए इनके पास, इस कारोबार के आपको 10,000 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 10,000। तो हमने क्या किया, इस कारोबार के 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े करके रखे। इन टुकड़ों को मेरे बच्चे हम कहते हैं शेयर्स। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? ये टुकड़े, इनको यूनिट्स भी कह सकते हैं, इनको शेयर्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो यूनिट्स, ये जो शेयर्स होते हैं, हमने कारोबार के हिस्से किए होते हैं। जैसे हम शुरू में एक ही हिस्सा था, फिर 2 किए, 4 किए, 10 किए, करते 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 उस कारोबार के हमने कितने हिस्से कर दिए? 10,000 हिस्से कर दिए। और एक हिस्सा क्या कहलाता है? जाहिर बात है, नाम है उसका, शेयर है, हिस्सा है, इसका मतलब कारोबार का हिस्सा। और ये कितने हिस्से बन गए इस कंपनी के टोटल? 10,000 हिस्से। अब कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके 1 अरब शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, उस कंपनी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 1 अरब हिस्सों में डिवाइड किया गया। और सारी बात है, एक हर हिस्से की कोई ना कोई वैल्यू है। और यहाँ पे आपके पास 10,000 हिस्से किया इसी सीएफडी के, मान लो कि हमने कितनी लाइनें खींच रखी हैं, यहाँ पे कितने पार्ट बना रखे हैं इसके? 10,000। और हमने हर बंदे को कहा कि भाई अब हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक इसके हिस्से खरीद लो। एक बंदा आया, उसने कहा कि सर मैं इस कंपनी के 100 हिस्से खरीदना चाहता हूं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है भैया 100 हिस्से खरीद लो, 10 रुपए के लिहाज से मैं कितना पे कर दो? 1,000। किसी ने 10,000 भी बोला है, बोला ना किसी ने? बेशर्मी, कैलकुलेशन ना बोला करो ऐसे मेरे बच्चे, थोड़ा सा चुप कर दिया करो, वेट करो, किसी और को बोलने दिया कर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी ने बोला हो, लेकिन फिर भी, लेकिन दिल में आ रहा था किसी लोड। सर ये भी तो शायराना बात ही है ना सर, दिल में आ रहा। ऐसे सर हमारे दिमाग में आता सर, हमारे दिल में नहीं आता। हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि कई लोग दिल से सोचते हैं, कई लोग दिमाग से सोचते हैं, आपको पता, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, दिल तो सोचता ही नहीं, सोचता सिर्फ दिमाग है। ये भी अपनी ही एक मामला है कि दिल भी सोचता है। हाँ, एक इमोशनल क्वेश्चन होता है हमारे अंदर, जज्बात थोड़े से होते हैं, जज्बात दिल में होते हैं, लेकिन दिल सोचता नहीं है, याद रखिए, सिर्फ जज्बात होते हैं। तो होता ना कि ये फैसला हमने जज्बात बेस पे, तो उस वक्त आपने दिमाग नहीं लड़ाया, आपने सिर्फ जज्बात देखे, उस बेस पे आपने कोई फैसला कर लिया। तो सोचने की सलाहियत सिर्फ किस में होती है? दिमाग। दिल दुल को नहीं सोचता। ये भी शायराना बातें हैं। दिल सोचेगा तो भाई खून कौन पंप करेगा? मान लो आपने मुश्किल बात दे दी दिल को, दिल कह रहा है कि भाई खून को रहता है, तू अभी रेस्ट कर, है तो मैं भी ये बात सोच लूँ, तो भाई अल्लाह माफ करे हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसे ही ना, क्योंकि एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकता वो दिल। अल्लाह माफ करे। मेरा खाना टाइम हो गया, बस आखिरी बात जाते जाते। अब मेरे बच्चे, ये बंदा जिसने क्या किया, मान लो कि मिस्टर ए ने कहा था भैया मुझे कितने इसके हिस्से चाहिए, 100 हिस्से दे दो, और एक हिस्से की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो ये कंपनी को कितने देगा? 1,000। इसी तरह करते करते अगर ये 10,000 हिस्से बिक जाए, तो कंपनी को कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? वो 1 लाख रुपए, जो शुरू में हमें चाहिए थे। तो मेरे बच्चे, इस तरह हम क्या करते हैं, इस कंपनी का कारोबार लेकर चलते हैं, और एक हिस्से को क्या बोलते हैं? उस कंपनी का शेयर। और जो बंदा शेयर खरीद लेता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो जो कई लोगों को शेयर बेचकर हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कैपिटल जो लोगों के हिस्सों से इकट्ठा हुआ हो, शेयर कैपिटल। यार को कल पढ़ेंगे इसको, यहीं से शुरू करेंगे, ताकि ये चीजें तो थोड़ी सी बेसिक्स हैं, आसान आसान बातें ना शुरू के अंदर। इस मान लो कि जब भी फ्राइडे को या सैटरडे को हमारी आखिरी क्लास होगी, एक आपको असाइनमेंट मिलेगी जो आपने सॉल्व करके लेकर आनी है घर से, और इंशाल्लाह मंडे से आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे।
मंडे को शायद हो सकता है सिर्फ आप असाइनमेंट चेक करवाओगे अपनी, और इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम टेस्ट रख लेंगे, अगले वीक से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ओए चौधरी, तेरी किताब किधर है? और तेरी किताब किधर है? किताबें कल सबके पास हो मैडम।